सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड एज प्रॉमिस्ड मेरा जो वीडियो था अबाउट द जर्नी ऑफ माय बीइंग एन नीट एस्पिरेंट टू गेटिंग इनटू द मेडिकल कॉलेज, इसका पार्ट 2 आ चुका है। और टुडे इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरी नीट को क्रैक करने की स्ट्रेटजी क्या थी एंड हाउ आई स्टडीड, व्हाट वाज द स्ट्रेटजीज, कैसे क्वेश्चंस लगाए, कहाँ पर कौन सी बुक्स पढ़ी या फिर चीज़ें जो भी अलग अलग मैंने टेक्निक्स यूज़ की सो दैट आई वाज एबल टू क्रैक द नीट एग्जाम। तो इस वीडियो को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 पार्ट्स में। सबसे पहला कि आप कंसेप्ट बिल्ड कहाँ से करोगे, जो कोर जो टेक्स्ट बुक्स है आपको कौन सी पढ़नी है, सब्जेक्ट वाइज वो बताऊँगा। दूसरी चीज़ है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, और तीसरी चीज़ है कि आप रिवीजन कैसे करोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड दिस चैनल टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जितने भी नीट एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि दे ऑल गेट बेनिफिटेड। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड फॉर माई कंसेप्ट बिल्डिंग, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। तो सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू करते हैं, इसमें कि आई थिंक सबको ये पता है, सारे नीट एस्पिरेंट्स को पता है दैट यू हैव टू फॉलो NCERT, बट आई वुड से कि NCERT इज़ नॉट इनफ, है ना। ये लगेगा सबको कि अजीब सी बात है, बट दिस इज़ अ फैक्ट, क्योंकि NCERT इज़ जस्ट लाइक फैक्ट्स। वो बहुत सारी चीज़ों को वो मिस करता है, बहुत सारी चीज़ कंसेप्ट बिल्डिंग होते हैं। तो यू शुड स्टडी द NCERT टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड ज़रूर पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, बट आपको क्वेश्चन्स भी लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस लगाने से क्या होता है, जो ब्लैंक्स हैं, जो बीच में जो कंसेप्ट मिसिंग है, वो जो चीज़ें छूट जाती हैं, वो क्वेश्चंस से मेरे हिसाब से आ जाती हैं। सो बेस्ट ऑफ द बुक जो बोलूँगा, जो NCERT बेस्ट है, और थोड़ा बहुत ऊपर की डिफ़िकल्टी, आई थिंक मीडियम मॉडरेट डिफ़िकल्टी को टच करती है, मतलब ईजी टू मॉडरेट लेवल की है, देन यू शुड गो विद द book called as the NCERT at fingertips. That book is very very useful. अगर आप NCERT को पढ़ रहे हैं properly, then you should use the book NCERT fingertips, and I will be mentioning the name of the NCERT fingertips for chemistry and physics also. So biology के लिए NCERT fingertips is a must book, बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं तो वहाँ के मॉड्यूल को भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि प्लीज़ स्टिक टू द NCERT fingertips and the NCERT book itself, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो अभी के ट्रेंड आ रहे लास्ट 4 to 5 ईयर्स से, उसके जो ट्रेंड्स है दैट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू NCERT। तो बाहर से पढ़ने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आपको कंसेप्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है, कभी मन करे, देन यू कैन स्टडी द मॉड्यूल्स, या आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं उसको भी आप पढ़ें, ज़रूर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा तक जो थोड़े बहुत मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसको भी आप बिल्ड कर पाओगे, बट मेनली NCERT को फोकस में रख के देन यू हैव टू स्टडी अदर थिंग्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, इट्स नॉट अ वेरी कम्बरसम थिंग टू डू। आप बहुत ईजी सा चीज़ है, आप NCERT को पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, NCERT पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, तो ऐसा कुछ होगा तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल, खास करके जो ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट्स उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप NCERT की बुक और फिंगर टिप्स के साथ ही स्टिक करो। जो अभी फाउंडेशंस के बच्चे हैं कैन यूज़ अदर रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास थोड़ी सी टाइम ज़्यादा है। तो आई वुड सजेस्ट फॉर ऑल दी ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स, जो मेरे जैसे ड्रॉप ईयर्स थे, मेरा 1 साल का ड्रॉप था, तो ऑल दी ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स यू शुड ऑल प्लीज़ स्टिक टू द NCERT एंड NCERT फिंगर टिप्स फॉर बायोलॉजी एटलीस्ट, तो ज़रूर करना है। नाउ द सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आई वुड से कि बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो कंसेप्ट्स हैं और जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का पार्ट है काफ़ी बोरिंग हो जाता है और टफ हो जाता है बच्चों के लिए, मेरे लिए भी टफ था, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से सुना। मैं केमिस्ट्री के बारे में जो भी बताना चाह रहा हूँ, एटलीस्ट जो भी सबसे ज़रूरी फॉर द ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स उनके लिए खा सकते हैं, और जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, आई वुड से कि उसके लिए तो क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशंस नहीं है, आपको जहाँ से बन सकता है आप क्वेश्चन बनाओ। JEE मेंस से प्रीवियस ईयर भी बना सकते हो, दैट अप्लाइज टू द फिजिक्स एज वेल, प्रीवियस ईयर ऑफ द JEE मेंस, बट बहुत ज़्यादा भी टफ नहीं जाना है। तो NCERT के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर लो, मस्ट है, एकदम बिल्कुल ज़रूरी, सारे ही फिजिकल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के लिए वो तो ज़रूर करना है। उसके साथ NCERT फिंगर टिप्स मस्ट है, ज़रूर बनाओ, उसको भी बनाना बोलूँगा। अब आते हैं बात अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि डेटा बहुत भर कर है, और उन सब को पढ़ जाना और एग्जाम्स में फिर उसको यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, दैट इज़ वेरी वेरी टफ जॉब। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए स्पेसिफिकली बताऊँगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्लीज़ सॉल्व दी NCERT फिंगर टिप्स ओनली, या कोचिंग के मॉड्यूल्स है तो, लेकिन उसमें बाहर के क्वेश्चंस मत करना, बिल्कुल भी मत करना। जो भी इनऑर्गेनिक के ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगते हैं NCERT से बाहर है, अगर आप आते हैं क्वेश्चंस, उसको प्लीज़ टैली करो NCERT से। अगर NCERT के बाहर के, डोंट डू इट। इनऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऑलरेडी NCERT बहुत हो जाता है, मोर देन इनफ हो जाता है, और भी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक एटलीस्ट, तो बिल्कुल भी इसको बाहर से करने की ज़रूरत नहीं।
व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप पहली बार एनसीईआरटी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आई वुड से कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ो एनसीईआरटी को एंड देन वेरी केयरफुली लिसन, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, बहुत ज़रूरी है, केयरफुली उसके शॉर्ट नोट्स बना लो जैसे मैंने किए थे। एज यू कैन सी मैंने भी एज यू कैन सी मेरे जैसे ये देखो आई डिड मेड सम नोट्स फॉर सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। तो मैंने मेटलर्जी के जैसे नोट्स एक बना के रखे थे। देन पूरे चैप्टर को मैंने कुछ फ्यू पेजेस में 4 to 5 पेजेस में इसको पूरी तरह समराइज़ किया। देन आई हैड द पॉलीमर्स चैप्टर ऑर्गेनिक वाला पार्ट, देन द पी ब्लॉक जो बहुत डिस्टर्बिंग होता है, पी ब्लॉक एंड द डी एंड एफ ब्लॉक। सो आई मेड दीज स्मॉल नोट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ सो दैट आपको एग्जाम के टाइम पर आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्यू पेजेस है 4 to 5 पेजेस, आप इसको पढ़कर कंप्लीट कर सकते हो, पूरा अपना एनसीईआरटी जो है रिवाइज कर सकते हो। बट एक बार बुक रीडिंग कर लो, उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स बना लो अपने हिसाब से एंड देन यू विल बी वेरी इजी टू गो विद द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। सो ये चीज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मस्ट है, वो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्लीज़ 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 मेक योर शॉर्ट नोट्स, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। और अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक द शॉर्ट नोट्स, सो आई विल डिजिटलाइज दीज नोट्स फॉर ऑल ऑफ यू, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्टडी फ्रॉम दीज नोट। नो कमिंग टू द फिजिक्स, physics is a very I would say this is a nightmare for all the NEET aspirants I would say। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो या यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, सो आई वुड से कि आप लोग उनके कंसेप्ट जो वो पढ़ा रहे हैं या उनके जो नोट्स हैं उनको प्लीज़ प्रॉपरली फॉलो करो, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। इसके अलावा आप अगर किसी कोचिंग में हो एंड यू हैव द मॉड्यूल्स, देन प्लीज़ सॉल्व द मॉड्यूल्स एंड सॉल्व करने के बाद, उस मॉड्यूल्स को सॉल्व करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है आपका दैट यू मेक अनदर बुक। एंड आई वुड सजेस्ट, बहुत सारी बुक्स का नाम नहीं लूँगा बट एक बुक का नाम लूँगा, दैट इज द DC पांडे बुक फॉर नीट एंड द DC पांडे बुक फॉर द JE, दैट इज फॉर द इंजीनियरिंग। अगर आप 12th स्टडिंग हो यानी अपियरिंग बच्चे हो 11th में या 12th में फिलहाल, देन यू शुड फॉलो द DC पांडे फॉर द JE वाला बुक, बिकॉज दैट बुक इज़ वेरी गुड। मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि बहुत अच्छी बुक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू होते हैं एंड देन दे गो अप टू द JE एडवांस लेवल। तो आपको उतना तो नहीं बनाना है बट हाँ, आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके क्या होगा कि आप अगर कोई अच्छे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दोगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से ऑब्वियसली टफ होते हैं, तो आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाओगे एंड यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो दैट इज़ फॉर उस पर्पज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको JE का वाला जो DC पांडे को सॉल्व करना चाहिए, एटलीस्ट अगर आप फाउंडेशन में हो तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा आपका बिल्डअप होगा। क्योंकि क्वेश्चन जितना बनाओगे उतना अच्छा कंसेप्ट बढ़ेगा, उतना अच्छा आप अप्लाई करोगे कंसेप्ट्स को, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ड्रॉपर्स हैं तो उनके लिए DC पांडे फॉर नीट इज़ इनफ। सो कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ अबाउट हाउ टू अप्रोच फॉर मेकिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, द क्वेश्चंस, जो कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आई वुड से कि क्वेश्चन का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का आप बना रहे हो, तो सबसे पहला चीज़ वो है कि आप डेली टारगेट्स लो कि आज मुझे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने फिजिक्स के, 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के एंड 50 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। तो ये 150 क्वेश्चंस टोटल आज दिन भर में मुझे करने एंड यू हैव टू डू दैट। और टाइमिंग लेके बैठ जाओ, घड़ी लगा के देख लो कि हर क्वेश्चन को 1 मिनट देना है एंड कोशिश करो उससे कम नहीं सॉल्व कर लो, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन फिजिक्स के लगाने हैं आज, 50 क्वेश्चन मीन्स 50 मिनट्स, आपके पास मैक्सिमम 50 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व इट इन 40 और 35 मिनट, सो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और उस टारगेट को लेकर रोज चलो। तो एक दिन में नहीं होगा ऑब्वियसली, एक दिन में 100 क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे हर सब्जेक्ट के। सो स्टार्ट विद 50 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन डू 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चंस बायोलॉजी। अगर और कम से शुरू करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 25 ऑन डे 1, उसको 2-3 दिन लेकर चलो, देन स्विच टू 50, देन ऐसे करते करते बढ़ाओ। एंड ऐसा एक टाइम है कि तुम दिन में 500 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करने लगोगे, तीनों ही सब्जेक्ट्स कंबाइंड कर। तो और अगर क्वेश्चंस की कमी हो तो टू सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वाज इन द नीट 2020 अपेयरिंग, सो मुझे पता है मैंने कैसे क्वेश्चन जो फेस किए हैं, दे वेर ऑलमोस्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन को मैंने बिना पढ़े बस उसके क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखकर ही आंसर को गेस कर लिया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर था तो बिल्कुल रटा हुआ था कि आंसर क्या होगा। सो दैट इज़ द पावर ऑफ सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई वुड से कि प्लीज़ सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एटलीस्ट लास्ट 5 to 6 ईयर के तो जरूर सॉल्व करो, उससे पहले के ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न बिल्कुल बदल गए थे। तो सेकंड थिंग आई वुड से आफ्टर दैट कि पहला हो गया आपका कि आपको डेली लिमिट लेकर चलना है। सेकंड थिंग इज़ रिविजन। ऐसा नहीं कि आप हज़ारों क्वेश्चन बना दो और उसको रिवाइज नहीं कर रहे। अगर आपके पास मॉड्यूल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बुक से बना रहे हो, एक बार आपने जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, देन ट्राई कि आप दोबारा उस क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करो कुछ टाइम के बाद, ठीक है।
नो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बताना है, जो मैंने भी सीखा है, दैट इज़ दी करेक्ट टफ एंड दी रॉन्ग CTW वाला पार्ट। सो मान लो तुमने 50 क्वेश्चन बनाए आज फिजिक्स के, 50 में तुम्हारे 30 सही हुए, 20 रॉन्ग हुए, ठीक है। अब जो 30 में सही हुए तुम्हारे 30 करेक्ट हुए, यू मार्क देम एज C, दैट इज़ दी करेक्ट। यू मार्क द रेस्ट 20 एज रॉन्ग। टफ, उस रॉन्ग में भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो टफ थे तुम्हारे लिए, इसलिए तुमसे नहीं बने, कुछ होंगे जो सिली मिस्टेक्स होंगे, तो मार्क द टफ क्वेश्चंस एज T, बाकी जो रेस्ट बचे वो दैट इज सिली क्वेश्चंस। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपके सही हुए बट यू वेर कंफ्यूज्ड इन दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को जरूर मार्क करो, क्योंकि वही क्वेश्चंस तुम्हारे नेगेटिव होंगे इन दी नीट एग्जाम। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो तुमने तुक्के पर मार तो दिया और वो सही भी हो गए, बट तुम्हें भी पता है कि वो तुक्के पे सही हुआ। सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट क्वेश्चन CTW, करेक्ट, टफ एंड रॉन्ग। ज़रूर उसको मार्क करो अपने 50 क्वेश्चन में, कौन से करेक्ट थे, कौन से टफ क्वेश्चन थे, कौन से रॉन्ग क्वेश्चन हुए। अगर यही कर लेते हो और इस तरह से रिवाइज करते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सही हो जाएगा एंड तुम्हें काफ़ी अच्छा ग्रैस्प हो जाएगा। सारी सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी। सो टू समराइज फॉर द क्वेश्चन वाला पार्ट, सबसे पहला सेट अ डेली लिमिट, क्वेश्चन के डेली लिमिट को सेट करो। सेकेंड थिंग, जो भी CTW वाला पार्ट करो, यानी करेक्ट, टफ एंड रॉन्ग में मार्क करो जो भी क्वेश्चंस बना रहे हो। एंड थर्ड थिंग, रिवाइज द क्वेश्चंस। सॉल्व करने के बाद भूल बचाओ क्वेश्चंस को, कुछ टाइम के बाद उसको फिर से रिवाइज करो। एंड द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे वीडियो का, सो दैट इज़ दी हाउ यू आर सपोज टू रिवाइज। ये रिविजन वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज़ फॉर की प्रिपरेशन से 1 महीना पहले या 1 से 2 महीने पहले आपको ये शुरू करना। सो मैंने क्या किया था, मैं पहले आपके बारे में बताता हूँ। तो आई वाज हैविंग ऑनलाइन क्वेश्चंस जो मैं जिस इंस्टीट्यूट में था, एंड ऑब्वियसली आप जान रहे हो कि हमारा जो एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑफलाइन, पेन पेपर मोड होने वाला है, तो ऑनलाइन क्वेश्चन का ज़्यादा स्कोप बंदा नहीं था बनाने का। तो आई स्टॉप्ड सॉल्विंग द ऑनलाइन वाला पार्ट एंड देन आई स्विच टू ऑफ। तो आकाश इंस्टीट्यूट का मैंने रैंक बूस्टर सीरीज़ डाउनलोड किया था, बहुत जुगाड़ लगा कर डाउनलोड किया एंड देन प्रिंट आउट करवाया उसको, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली प्रिंट आउट करवाया, OMR लेकर आया। तो मैंने OMR शीट्स प्रिपेयर की, खुद से प्रिंट आउट करवा के लेकर आया एंड देन ऑनेस्टली 3 घंटे बैठ करके आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल केयरफुली अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ करके एग्ज़ाम देना आपने जो कि बिल्कुल नीट के एग्ज़ाम के जैसा हो। बिल्कुल भी कोई बीच में गैप नहीं लेना है, प्रॉपर्ली बनाकर एग्ज़ाम को सबमिट करना है और OMR को चेक करना है आपको। क्योंकि ये की भी गलती बहुत ज़्यादा हो जाती है जो मैंने भी की है, ये क्वेश्चन में की थी कि आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन पर पे रन कर दिया था और ऑब्वियसली 1 मार्क्स डिडक्ट हो गया। तो वो 1 मार्क्स आपको काफ़ी रैंक आगे पीछे ले जा सकता है, सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता फ्रॉम दैट 1 मार्क्स। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट्स। तो उसके लिए आप प्लीज ध्यान दो और उस इन्वायरमेंट में बैठ कर एग्जाम दो। सो रिविजन का मैं बता रहा था। सो रिविजन के लिए आप ये करो कि लास्ट के 1 मंथ जो भी आप टेस्ट दे दो, मेक अ रिविजन कॉपी फॉर इट। व्हाट इज़ रिविजन कॉपी? तो आप एक नोटबुक लो और उस एग्ज़ाम में जैसे आपने एक टेस्ट पेपर दिया, नीट का मॉक टेस्ट दिया आपने, 720 मार्क्स का जो भी था, 200 क्वेश्चंस का था, तो आपने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जब, तो आप अपना क्वेश्चंस को मिलाओ पहले, जो सही हुआ गलत हुआ, CTW जो मैंने पहले बताया था। तो जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस हुए यू जस्ट सी थ्रू इट। अगर आपको लगता है वो रॉन्ग क्वेश्चन जो हुए वो बहुत ईजी थे, सिली मिस्टेक हो गया, सो उतना बॉदर होने वाली बात नहीं, उसको अपने से भी पढ़ोगे तो ठीक हो जाएगा। बट वैसे क्वेश्चन जिसमें तुम कंफ्यूज थे पर वो सही हो गया या फिर गलत भी हो गया, सो प्लीज़ राइट इट डाउन, उसको उस रिविजन कॉपी में लिख लो ताकि तुम भूलोगे नहीं। तो और उस रिविजन कॉपी को हर 1-2 दिन में रिवाइज करते रहना है। और आई थिंक 10-15 टेस्ट देते देते नोटबुक लगभग बढ़ जाएगा, ठीक है, होता है ऐसा। और कोशिश करो कि उसको कम ही रखना, बहुत ज़्यादा भी नहीं उसमें डाटा जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ उसमें नहीं भर देना, इन्फॉर्मेशन नहीं भर देना है। बायोलॉजी में अगर किसी टेस्ट में बहुत बाहर से ज़्यादा पूछ दिया गया बायोलॉजी में, या फिजिक्स का बहुत ज़्यादा टफ सवाल पूछ दिया गया, सो लुक इट थ्रू वन, लेकिन दोबारा उस पर बॉदर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बाहर से पूछ दिया गया कुछ बायोलॉजी से तो उसको लिख करके पूरा भर दिया है उस कॉपी को, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बट वही सिली मिस्टेक्स, थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी गलती हुआ या कन्फ्यूजन से उसको लिख लो। उसको लिखने से यही होगा कि रिवीजन करने में आसानी होगी, और जब हर 1-2 दिन पर जब इसको देखते रहोगे तो वो तुम्हारे अगले टेस्ट में बहुत अच्छा हेल्प करेगा, एंड दैट हेल्प्स यू अलॉट। क्योंकि जब टेस्ट में तुम अच्छा स्कोर करते हो ना तो वो तुमको नीट एग्जाम में रिफ्लेक्ट होता है। सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने आकाश के रैंक बूस्टर सीरीज अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है मैंने 20 रैंक बूस्टर सीरीज दिए होंगे। तो उस रैंक बूस्टर सीरीज या टेस्ट सीरीज जो पहले दिया था, तो सब मिलाकर मेरा कंबाइंड स्कोर 600 से 640 के बीच में रैंक अप कर रहा था सिंह। तो दैट वो जो चीज़ है ना वो बहुत मैटर करती है। दैट इज़ वाइज आई वॉज एबल टू स्कोर 628, जो 600 से लेकर 640 के बीच में आता है, जो मेरा एवरेज स्कोर कह सकते हो काइंड ऑफ। तो 628 मैंने एग्जाम में स्कोर की विद अ रैंक ऑफ 9037।
तो दिस वाज ऑल अबाउट कि मैंने कैसे स्ट्रेटजी अपनाई, एंड आई वांट टू शो यू समथिंग. सो दिस इज दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई डिड सॉल्व. इतने सारे क्वेश्चंस है, इनफैक्ट ये बहुत कम है. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस आई यूज टू सॉल्व फॉर ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन. और टू बी ऑनेस्ट ये इतने करने के बाद आई वांट टू गो टू स्कोर 628. और बिल्कुल आपको भी हार्ड वर्क करना है. एंड all the best to all the NEET aspirants. So to all the NEET 2024 aspirant, please look at the strategies I have told you. एक बार उस पर ज़रूर ध्यान देना. अगर उसको फॉलो करके देखो, अगर तुम्हें हेल्प हो तो ज़रूर मुझे बताना. एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर टू ऑल ऑफ योर NEET फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, जो भी आपके दोस्त हो, चाहे आपके रिलेटिव में कोई NEET फ्रेंड हो, ताकि उनको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले. और ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल दी NEET aspirants for your study and your preparation. Till then, thank you. Good day.